चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स in which length of major axis is equal to, find the length of ellipse in which length of major axis is equal to distance between two foci, length of, सॉरी बेटा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, मेजर बोल गया मैं, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, स्विच ऑन कर देना ये, यस सर। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 10। चलिए ये दो जानकारी दी गई हैं, इस पर बेस्ड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 10 है, इस पर बेस्ड निकालना है आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सॉल्व कीजिए। देखिए आपके सामने सिचुएशन दी गई है, एक आप एलिप्स का इक्वेशन मान लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या दिया गया है कि भाई लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो है डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है 2b, और दो फोकस के बीच की दूरी क्या होती है 2c, तो 2 से 2 कैंसिल, तो b इक्वल टू कितना आ गया c। ओके नाउ अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है इस एलिप्स के लिए 2b स्क्वायर अपॉन a, तो 2b स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू 10, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 5a। अब एलिप्स में रिलेशन क्या होता है बच्चों, एलिप्स का रिलेशन होता है जो c स्क्वायर आता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रिलेशन हुआ करता है। ओके एलिप्स में, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर की जगह क्या है बी स्क्वायर पुट कर दो क्योंकि सी की वैल्यू बी है, तो इससे 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया ना, बी स्क्वायर की वैल्यू 10 पुट कर दो, कहीं थी ना, हाँ ये बी स्क्वायर इक्वल टू 10 है, बी स्क्वायर इक्वल टू 5 है, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 10 है, तो 10 इक्वल टू ए स्क्वायर, तो दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आएगी 0, एक आएगी 5 10, तो 0 तो हो नहीं सकती, तो ए इक्वल टू 10 आ गया, उससे b की वैल्यू आ गई, नाउ वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, डन बन जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बोले बच्चे क्लियर कि नॉट क्लियर? बोलो भाई क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए, fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव फाइंड कीजिए यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव फाइंड करिए। चलिए फाइंड कीजिए डेरिवेटिव। देखिए जी कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल से fx इक्वल टू एक्स प्लस ए ले लेंगे, और फिर क्या होता है f ऑफ x प्लस एच। ओके f ऑफ x प्लस एच क्या बनेगा, जहां जहां x है वहां वहां x प्लस एच, तो x प्लस एच प्लस ए बन गया। अब आप वो लगा दो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या कहता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। बेटा वैल्यू पुट कर दो ये और ये। अब इसके बाद इसमें फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का, 2 साइन 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन ऑफ 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। बेटा ये फॉर्मूला लगेगा, लगा दीजिए, या इसी को बोलते हैं 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2 है ना, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी, तो x प्लस एच प्लस ए से x और x कैंसिल हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा साइन h बाई 2। ओके यहाँ पे क्या बचेगा h बाई 2। तो देखिए आपके पास क्या बचा, आपके पास कुल मिलाकर के ऊपर बच गया 2 cos 2x प्लस 2a प्लस h अपॉन 2 एंड साइन h बाई 2। ध्यान से देखो बेटा, अब हम साइन h बाई 2 का पेयर बना लेंगे, किसके साथ, h के साथ। अगर मैं इस h को चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, साइन h बाई 2 अपॉन h, ये वाला h, और इस 2 को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो अपॉन h बाई 2। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन h अपॉन h कितना होता है 1 होता है, तो ये आगे जाके क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। देखिए इसको इस तरीके से, लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ 2x प्लस 2a प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2
तो लिमिट h टेंस टू 0 cos ऑफ 2a प्लस 2x प्लस h/2 और लिमिट h टेंस टू 0 sin h/2 अपॉन h/2। तो इफ h इज टेंडिंग टू 0 देन h/2 टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा 1। अब आप x की जगह h की जगह 0 पुट करो बच्चों, तो cos 2x प्लस 2a प्लस 0 यानी cos 2x प्लस 2a/2 दैट इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस a। बोलो आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी? अभी क्लियर हुआ? यस सर, हो गया सर। चलो नोट करो आराम से, बताओ फिर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, लिखिए इफ 1/b प्लस सी 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए एंड 1/a प्लस बी आर इन ए पी, then show that a square plus b square plus c square are also in AP। तो आपको शो करना है कि a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर भी AP में है। तो AP होने की कंडीशन क्या होती है? अगर 3 नंबर AP में होते हैं a b c, तो क्या कंडीशन होती है? इसका डिफरेंस इक्वल टू इसका डिफरेंस, मतलब b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। बी को इधर लेके आओ तो क्या बन जाता है? 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर AP में होंगे तो क्या कंडीशन बनेगी आगे जाके कि बीच वाले का डबल इक्वल टू कोने वाले का सम। ये आपको बनाना पड़ेगा। गिवन क्या है आपको? ये तीनों AP में है। तो बच्चों अगर ये तीनों AP में है तो इनका डिफरेंस क्या होगा? इक्वल। ये इक्वल इसके सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा कुछ ना कुछ। सी प्लस ए से सी प्लस ए कैंसिल, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिससे आएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन AP। प्रूव्ड। नोट करिए, लिखिए इन ऑल टोटल 100 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स आर 12। मैथ्स में पास होने वाले 12 बच्चे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश आर 15। लिख रहे हो? Yes, sir. Number of student passed in maths 12, passed in English 15, passed in science 8. ओके, साइंस में पास होने वाले 8 बच्चे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स आर 6। इंग्लिश और मैथ्स में पास होने वाले 6 बच्चे। मैथ एंड साइंस 7। इंग्लिश एंड साइंस 4। and who passed in all 3 subjects are 4। क्लियर हुआ? जय लिखा कि नहीं लिखा? यस बोलो। यस सर, लिखा सर। ये सिचुएशन है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट who passed in English and mathematics but not science। Find the number of student who passed in English and mathematics but not science। जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में तो पास हुए हैं बट साइंस में नहीं हुए। ठीक है। Yes, sir. Second, who passed in mathematics and science but not English। Second question, find the number of students who passed in mathematics and science but not English। Then third question, find the number of students who passed in mathematics only।
ठीक है। Yes. एंड लास्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट who passed in more than one subject. मोर देन वन सब्जेक्ट। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सेट थ्योरी का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर बन सकता है तो यही बन सकता है। एक वो फुटबॉल वाला क्वेश्चन है, वही ऐसा ही है वो। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मोर देन वन सब्जेक्ट। चलो बच्चों देखो, अब ये है, मान लो बच्चों एक वेन डायग्राम बनाओ, तीन छल्लों का वेन डायग्राम बनाओ। ये मैथ्स इंग्लिश है, ये मैथ्स है और ये साइंस है। ऐसा बनाओ एक वेन डायग्राम और इसको बंद कर दो। ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। पूरे स्कूल का सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट। बनाया? बनाया? Yes, sir. बना। चलो देखो बच्चों, ध्यान से देखना। अकेले इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे ए, केवल इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे ए, नाम दे देना। ओनली इंग्लिश ए, इंग्लिश एंड मैथ ओनली बी, तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे सी ई, मैथ्स में पास होने वाले, केवल मैथ्स में पास होने वाले सी, मैथ्स और साइंस में पास होने वाले एफ हैं, इंग्लिश और साइंस में पास होने वाले डी हैं और ओनली साइंस में पास होने वाले जी हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, अब देखना तीन इक्वेशन बनेंगे। क्या कह रहा? मैथ वाले 12 बच्चे हैं। मैथ में कौन कौन आएगा? ए डी ई बी, तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। बोलो 12 होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? ये सॉरी बच्चों, मैथ वाले 12 नहीं है, ई 15 है। मतलब ई मतलब इंग्लिश वाले बेटा 15, सॉरी 15 होगा कि नहीं होगा? बोलो। हाँ सर। हाँ, क्योंकि ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी 15 हो गया। अब क्या कह रहा बेटा? साइंस वाले देखो 8 हैं और मैथ वाले 12 हैं। मैथ वाले कहाँ घुसे हैं? ये घुसे हैं। मैथ में कौन कौन आ रहा है? सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई आर बी, सी बी ई एफ। तो सी बी ई एफ जो अगला इक्वेशन बनेगा वो बनेगा सी प्लस बी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 12। बोलो यस और नो? यस सर। एंड लास्ट वाला बचेगा बेटा, क्या कह रहा है? नंबर ऑफ साइंस पढ़ने वाले 8 बच्चे हैं, साइंस में पास होने वाले। तो साइंस में पास होने वाले जी भी हैं, डी भी हैं, ई भी हैं, एफ भी हैं। तो जी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। साइंस में कितने बच्चे पास हुए हैं? 8। ये हो गया 10। ये तीनों लाइन समझ में आई बच्चों? तीनों सबको समझ में आई? साइंस में सर 8 बच्चे। साइंस में बेटा 8 बच्चे, हाँ मैंने 10 लिख दिया गलती से, 8 है बच्चे बेटा। हाँ, साइंस में टोटल 8 बच्चे पास हुए हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। नहीं हुआ? हो गया सर। चलो अब देखो, इसको ले करके अपने 3 इक्वेशन बन गए। नंबर 1 तो पीछे ही लिख दिया है बच्चों, ये नंबर 1 है, दे दो इसका नाम नंबर 1 दे दो। इसको नंबर 1 दे दो, 15 वाला नंबर 1 दे दिया। हाँ सर। नंबर 2 और नंबर 3 नीचे वाले दे दो। ये देखिए, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। डन? यस सर। चलिए देखिए, अब कह रहा इंग्लिश और मैथ वाले 6 हैं। तो इंग्लिश और मैथ मिला के देखिए डायग्राम में, आपने कॉपी में डायग्राम बना रखा तो वहाँ भी दिख जाएगा। इंग्लिश और मैथ वाले 6 हैं टोटल। इंग्लिश कहाँ है? ये इंग्लिश है। और मैथ वाले कहाँ है? ये है। मतलब बी प्लस ई, इंग्लिश और मैथ में कौन कौन बैठ रहा है? बी प्लस ई। तो बी प्लस ई मिला के कितने हो जाएंगे इंग्लिश और मैथ वाले? 6। जो बी प्लस ई इक्वल टू 6। तो इक्वेशन लिखो बच्चों, बी प्लस ई इक्वल टू 6। ये बन गया। दूसरा, मैथ और साइंस वाले 7 हैं, तो सॉरी मैथ और साइंस वाले 4 हैं। ओके, मैथ इंटरसेक्शन साइंस इक्वल्स टू 4। 4 नहीं होगा यार, 7 होगा। देखो मैथ और साइंस वाले देखना जरा कितने हैं क्वेश्चन में। मैथ और साइंस वाले, हाँ 7 दिया बेटा, मिसप्रिंट हो गई लिखने वाले से। तो मैथ और साइंस वाले 7 हैं। तो मैथ और साइंस में डायग्राम में देखो कौन कौन बैठा हुआ है। तो मैथ और साइंस में ई और एफ बैठे हुए हैं। तो ई प्लस एफ इक्वल टू 7, ये 7 कर लेना। हाँ अब सही है।
एंड लास्ट ई और एस कितने हैं, 4 हैं, तो डी प्लस ई इक्वल टू कितना हो गया, 4। बच्चों चारों बच्चे जिसमें पढ़ रहे हैं तीनों सब्जेक्ट में पास है, 4 है, मतलब ई इक्वल टू 4 है, तो ई की वैल्यू 4 रख करके बी आ जाएगा। तो बी कितना आएगा, बी प्लस 4 इक्वल टू 6, तो बी इक्वल टू 2 आ गया। इसमें ई की वैल्यू रख दो, एफ आ जाएगा, एफ कितना आ गया 3, और इसमें डी कितना आ जाएगा 0। तो हमको बच्चों बी मिल गया, एफ मिल गया, डी मिल गया और ई भी मिल गया। तो हमको क्या क्या मिल गया बेटा, बी मिल गया, एफ मिल गया, डी मिल गया और ई भी मिल गया। तो चलिए अब इक्वेशन में पुट करते जाइए। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए सारी वैल्यू, तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी और सॉल्व करने पर आपके पास ए की वैल्यू आएगी 11। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना आराम से नोट करो। सॉरी 15 में से 6 जाएगा, 9 आएगी ए की वैल्यू, 11 नहीं आएगी, 9 आएगी। ए की वैल्यू आ गई 9। ऐसे आप निकाल लेंगे जी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से, जी की वैल्यू भी आपने निकाल ली। ओके, ए आ गया आपके पास, बी मिल जाएगा आपको, बी की वैल्यू निकाल लीजिए, बी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू निकाल लेंगे पुट करके वैसे ही क्वेश्चंस में। किस वाले में पुट कर दो, इस वाले में, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। तो बी पता नहीं है, सी की वैल्यू कितनी पता चल गई थी हम लोग को, हाँ सी भी नहीं पता था, हाँ सी भी पता नहीं था, ई पता चल गया था, ई था अपने पास कितना, अच्छा बी तो 2 पता तो चल गया भाई, बी 2 है ना, ये बी 2 तो है। तो बी की वैल्यू 2 आ चुकी है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जी की वैल्यू 1, जी इक्वल्स टू 1। बोलो क्लियर है यहाँ से कि नहीं क्लियर है, सारी वैल्यूज आ गई। सारी वैल्यूज निकाल ली, बोलो। हेलो, यस सर। ओके। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश बट नॉट पास्ड इन साइंस। बच्चा ग्राफ में देखो बच्चों, जो इंग्लिश में पास हुआ है मगर वो जो साइंस में पास नहीं हुआ। तो अपने डायग्राम में देखो, इंग्लिश में पास हुआ है मगर साइंस में पास नहीं हुआ, इंग्लिश में तो पास हुआ है मगर साइंस में पास नहीं हुआ। कौन है, इंग्लिश में पास हुआ है मगर साइंस में फेल हो गया, क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। देखो ये इंग्लिश में पास हुआ है मगर साइंस में पास नहीं हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। तो उसका आंसर आएगा बी इक्वल टू 2। देन हु पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश, जो मैथमेटिक्स और साइंस में हुआ और इंग्लिश में ना हुआ हो। देखो कहाँ है मैथ, ये है मैथ है और ये है साइंस है। मैथ और साइंस में हुआ हो बट इंग्लिश में ना हुआ हो, तो मैथ और साइंस में पास होने वाला और इंग्लिश में फेल होने वाला बच्चा कौन है, एफ। देखो ये मैथ और साइंस में पास है बट इंग्लिश में नहीं ले रहे हैं, मतलब ये एफ है। तो अगले वाले का आंसर आएगा एफ की वैल्यू 3। क्लियर हुआ, यस सर। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट वो पास्ड इन मैथमेटिक्स ओनली, जो केवल मैथ्स में पास हुआ है, केवल मैथ्स में पास होने वाला बच्चे। तो मैथ्स में अकेले पास होने वाले बच्चे कौन है, सी। 3 आया आंसर, सी की वैल्यू 3। सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन से सी की वैल्यू आ जाएगी, बी पुट कर दो, ई पुट कर दो, एफ पुट कर दो, सी आ जाएगा, सी की वैल्यू 3। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट वो पास्ड इन मोर देन 1 सब्जेक्ट, कौन कौन है, बी है, ई है, डी है, एफ है, टोटल आंसर 9। बताओ भाई किस में दिक्कत है, बताइए किस में दिक्कत है, वो मैं एक्सप्लेन करूं। मोर देन का 1 का मतलब केवल एक सब्जेक्ट में पास ना हुआ हो, मतलब अकेला ए छोड़ दो, ए केवल मैथ में हुआ, इसको छोड़ दो, इसको अकेले छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो कौन कौन बच गए, बी, ई, डी, एफ, सबको जोड़ दो, क्योंकि बी में भी 2 सब्जेक्ट है, डी में भी 2 सब्जेक्ट है, एफ में भी 2 सब्जेक्ट है और ई में भी 3 सब्जेक्ट है। तो 2 से ज़्यादा में कौन कौन आएगा, बी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, सबको जोड़ दो। अब आया समझ में क्या बोले हम, यस सर। सबको जोड़ दीजिए, बी, डी, ई, एफ, 9 आ गया। क्लियर, यस सर।
लिखिए बच्चों, शुरू के 2 टेबल बना लो बस। एक ये टेबल, नहीं शुरू के 2 नहीं, एक ये टेबल और एक ये टेबल, बस ये 2 टेबल बना लीजिए और लिखिए फाइंड द mean and standard deviation for the given distribution। आपको मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीन। तो आपको मीन निकालना है बच्चों और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। हाँ, एक चीज और बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई थी, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई थी। तो क्यूमुलेटिव से सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। चलिए फोटो ले लीजिए इसकी और इसको सॉल्व करके 15 मिनट में दिखाइए। मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन बनाएंगे, दिया क्या था इस क्वेश्चन में, एक ये दिया हुआ था और एक ये दिया हुआ था। ठीक है ना, मतलब सिंपल फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई थी और सिंपल फ्रीक्वेंसी बनाते थे 10th क्लास में। कैसे? 30 में से 12 माइनस करते थे तो 18 आ जाता था, 65 में से 30, 35 ऐसे। चलिए बोलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ, नेक्स्ट का भी लीजिए, इसका भी ले लीजिए। ये सॉल्व करने का तरीका है, इसको पहले मीन निकालेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से, एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कीजिए। चलिए, सो फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इस क्वेश्चन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कीजिए। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 6 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आता है। सॉल्व कीजिए इसको अच्छे से बहुत। चलिए कीजिए सॉल्व। मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी। अच्छा। कल हमने बेटा कार्बन एंड कंपाउंड स्टार्ट करा दिए थे और शुरुआत के फिजिकल प्रॉपर्टीज तक के टॉपिक करा दिए थे। ठीक ना, ये देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये मैंने पढ़ा दिया था कल। थोड़ा मन में रीडिंग करो, स्क्रॉल करने को बोल देना जैसे रीडिंग कर लो तो। यस सर।